हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की वीडियो में स्टडी करने वाले हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये ऑलरेडी हमने बेसिक्स में कवर कर लिया है। हमें पता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के दो टाइप्स होते हैं। कौन से? नॉन होमोजेनियस सिस्टम और दूसरा होता है होमोजेनियस सिस्टम। नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है ये ऑलरेडी हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिटेल में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आकर उसको देख सकते हैं। स्टडी करने वाले हैं होमोजेनियस सिस्टम को, अच्छे से डिटेल में इसको कवर करेंगे विद एग्जांपल्स। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर और समझ आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस टाइप के अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी टॉपिक्स का इजी एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन का वीडियो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम होता क्या है? देखो, हमने नॉन होमोजेनियस सिस्टम में पढ़ा था कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम हमारे पास में ऐसी इक्वेशंस का सिस्टम होता है जिसका जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होता है, ax इक्वल्स टू b का। ठीक है, मतलब कि हमारी इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है? होमोजेनियस हमारे पास ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस ऑफ सिस्टम हैविंग जीरो एट राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास में इक्वेशन जितनी भी होती है उसकी जो राइट हैंड साइड में वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सपोज ये हमारे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। यहाँ पर हमारे पास में दो इक्वेशंस है और दोनों के राइट हैंड साइड में हमारे पास में क्या है, जीरो वैल्यूज है। तो ये हमारे पास में क्या होंगी, होमोजेनियस सिस्टम होगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax इक्वल्स टू जीरो। जहां पर e क्या होता है, a होता है हमारे पास में कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x क्या होता है, ये होता है हमारे पास में कॉलम वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स, और जो जीरो होता है वो क्या होता है, जीरो हमारे पास में ये वाली टर्म होती है बी, हमारे पास में वहां पर क्या होता था, जो आरएचएस में वैल्यूज होती थी वो होती थी। यहाँ पर हमारे पास में सब जीरो होंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो। इतना ऑलरेडी हमने हमारे बेसिक्स में पढ़ लिया था। बात करते हैं कि जो हमारे पास में इक्वेशंस होती हैं इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास में होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसमें हमारे पास में सभी का सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास में दो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। एक मिलेगा हमें यूनिक सॉल्यूशन, या दूसरा हमें मिल सकता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। होमोजेनियस में हमारे पास में ये दोनों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ही पॉसिबल है। यहाँ पर जो हमारे पास में थर्ड टाइप होता है नो सॉल्यूशन का, वो हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। मतलब कि हमारे पास में सिर्फ यूनिक और मैनी सॉल्यूशंस ही हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? मतलब कि होमोजेनियस के हर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कि हमारे पास में इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ये हमने नॉन होमोजेनियस में स्टडी करा था। सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है तो वो होती है इनकंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होता है तो वो होती है कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं homogeneous system always have a consistent equations। ठीक है, कंसिस्टेंट इक्वेशन मतलब कि हमेशा हर इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। ठीक है, अब ये चीज हमारे पास नॉन होमोजेनियस में पॉसिबल नहीं थी। नॉन होमोजेनियस में हमारे पास नो सॉल्यूशन का भी एक ऑप्शन था, यहाँ पर वो नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आने की क्या कंडीशंस होती हैं, कब हमें यूनिक और कब हमें मेनी सॉल्यूशंस मिलता है। चलिए अब उसकी कंडीशंस देखते हैं। आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो।
जो कंडीशंस थी वो रैंक पर डिपेंड करती थी। यहाँ पर होमोजेनियस में भी वो रैंक पर डिपेंड करेगी, बट उसके साथ साथ डिटर्मिनेंट पर भी डिपेंड करेगी। अब वो कैसे करती है वो समझते हैं। हम होमोजेनियस का फ्लो चार्ट को देखते हैं। होमोजेनियस सिस्टम, देखो होमोजेनियस सिस्टम में हमारे पास में दो कंडीशंस क्या होंगी। देखो, या तो जो हमारे पास मैट्रिक्स ए होगा वो या तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि जो हमारा ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। सिस्टम में उसमें हमारे पास में हमेशा क्या होंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी। तो हमने यहाँ पर नॉन होमोजेनियस में क्या बात करी थी कि कंसिस्टेंट कब होता है, जब हमारे पास में रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों बराबर में आते हैं। ठीक है, ये हमने बात करी थी, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी जब बराबर में आते हैं तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। कॉन्सिस्टेंट में वहां पर क्या थी, दो कंडीशंस थी, या तो आर और एन की वैल्यू बराबर होगी या एन जो होगा वो हमारे पास में आर से बड़ा होगा। ठीक है, वही सेम कंडीशन हमारे पास में यहाँ पर भी होंगी जब हमारे पास में ए स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर में नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में दो कंडीशंस होंगी, देखो कंसिस्टेंट तो दोनों ही केस में होंगे, यहाँ पर भी कंसिस्टेंट होंगे और यहाँ पर भी कंसिस्टेंट होंगे। लेकिन जब हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तब हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास में आर है अगर वो एन के बराबर में होगा या हमारे पास में आर जो होगा वो एन के छोटा होगा। यहाँ पर आर क्या है, आर है हमारे पास में रैंक ऑफ ए। ठीक है, रैंक ऑफ ए ले लो या फिर रैंक ऑफ ए भी, दोनों एक ही बात है। ठीक है, रैंक ऑफ ए होगा और एन क्या होगा, एन यहाँ पर होता है हमारे पास में नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स कि हमारी इक्वेशंस में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड कितने हैं। ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पर उसको चेक करेंगे, अगर ये दोनों बराबर में होते हैं तो जो हमारे पास में सॉल्यूशन आएगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर ये हमारे पास में रैंक जो होगी वो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से अगर छोटी होगी तो हमारे पास में सॉल्यूशंस कैसा होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये देखो हमारे पास में जो यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका क्या मतलब होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, और इसका मतलब क्या होता है, नॉन ट्रिवियल। मतलब हम मैनी को नॉन ट्रिवियल भी कह सकते हैं और जो हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन होता है उसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं ना। अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारा जो ए है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब हमें क्या करना है, हमें इसका डिटर्मिनेंट को निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब यहाँ पर अभी हमारे पास में दो कंडीशन होगी, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो भी आ सकता है और इक्वल्स टू जीरो भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट है अगर वो जीरो के बराबर में नहीं आता है तब हम बोलेंगे कि जो हमारे पास में सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए के बराबर में आती है तब हम बोलेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और सेम चीज अगर हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है तो वो क्या होता है, नॉन ट्रिवियल होता है। ठीक है, क्लियर इतना, आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पर एक बार और समझ से देखो, होमोजेनियस सिस्टम जो होता है, होमोजेनियस सिस्टम में हमारे पास में हमेशा इक्वेशंस जो होती हैं वो कंसिस्टेंट होती है, मतलब कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी दोनों होते हैं बराबर ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम में हमें क्या करना होगा, पहले तो जो हमारे पास में इक्वेशंस होगी उससे हम हमारे ए का मैट्रिक्स निकालेंगे। फिर अगर हमारा जो ए का मैट्रिक्स है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर में नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, आर और एन निकालेंगे। आर क्या होता है, रैंक होता है, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स होता है। अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर होती है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, अगर आर छोटा होता है एन से तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, देन अगर ए जो है अगर हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो हम क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा तो
मैनी सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, यहाँ पर अगर हमारे पास में जब भी यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आते हैं, ठीक है, जब भी अगर यहाँ पर देखो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास में एक्स वाई जेड या फिर जो भी हमारे पास में अननोन वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई सा भी हमारे पास में वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर में आएगी। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में जो हमारे पास में वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 0 होगी ऑलवेज। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी हमारे पास में जो भी हमारे पास में वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर में होगी। ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमारे पास में वैल्यूज क्या होंगी, 0 होगी। मैनी सॉल्यूशंस अगर आता है तो हमें उनकी वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालते हैं वो हम आगे हमारे एग्जांपल्स में सीखेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो पहले। ये वाला जो हमने यहाँ पर करा है हमने सेम जैसे नॉन होमोजेनियस सिस्टम में सॉल्व करा था वैसे सेम हमें यहाँ पर भी सॉल्व करना है। कोई भी डिफरेंस है जैसे हम वहां पर करते थे वैसे हम यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे। ये भी जरूरी नहीं है कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो आपको यही मेथड अप्लाई करनी है। आप चाहो तो अगर आपको ये नहीं करनी हो तो आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, तब भी आपको जो आंसर आएगा वो दोनों का सेम ही आएगा। बस ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर हमारे पास में डिटर्मिनेंट अगर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो हमारे पास ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें रैंक फाइंड करनी है। रैंक हम कैसे फाइंड करते हैं, एशेलॉन फॉर्म से फाइंड करेंगे। ठीक है, होमोजेनियस में हमने एशेलॉन फॉर्म से ही रैंक को फाइंड करा था, तो यहाँ पर हमें एशेलॉन फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना थोड़ा सा इजी होता है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो आप कोशिश करो कि आप इसी से सॉल्व करो, अगर नहीं हो तो आप इससे भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिससे हमें पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जो भी हमारे पास में यहाँ पर 4 वेज आए थे, चारों वेज पर एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व 2x plus 3y minus z equals to 0, x minus y minus 2z equals to 0, 3x plus y plus 3z equals to 0। ठीक है, अभी हमारे पास में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब कि इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। अगर टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी लिखेंगे तो क्या होगा, कंसिस्टेंट ही आएगा क्योंकि हमारे पास में क्या है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में काम क्या होता है, तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है, ax इक्वल्स टू 0। हम इसको इसके फॉर्म में लिखते हैं। a को लिखेंगे तो a क्या होगा हमारे पास में, इनके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे तो यहाँ पर 2 3 -1 1 -1 और -2 3 1 एंड 3। ठीक है, ये हमारे पास में a होगा। x की वैल्यू क्या होगी, x y z, तीन वेरिएबल्स है हमारे पास में, तो x y z इक्वल्स टू 0 0 0 ना। अब हमें क्या करना है, हमें इसके या तो रैंक को फाइंड करना है या हमें इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। अब देखते हैं, तो ये हमारे पास में क्या, देखो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, मतलब ये क्या हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इसका डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 2, इसको और इसको हाइड करेंगे तो 3 इंटू -1 इज -3, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन होता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2, देन -3 प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइंस चलते हैं तो यहाँ पर -3 आएगा। देन इसको और इसको हाइड करेंगे तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, एंड 3 इंटू -2 कितना होगा, -6, और बीच में माइनस का साइन होता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6। देन यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 1, इसको और इसको हाइड करेंगे तो 1 इंटू 1 1, एंड दिस इज माइनस का 3, -9 तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस 2 इज -1, -3 एंड दिस इज 9, -1 एंड 4, -2, ये क्या हो जाएगा, 9 3 इज 27, तो माइनस का 27 एंड दिस इज -4। देन -2 और -4 कितना होगा, माइनस का 6, -6 और -27 कितना होगा, माइनस का 33। हमारे पास में डिटरमिनेंट सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस की 33 आ रही है, मतलब ये 0 के बराबर में नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो हमने यहाँ पर क्या चेक करा है कि अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशंस होता है। देयरफॉर equations have
यूनिक सॉल्यूशंस। अब मैंने आपको ये भी बताया कि अगर यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं तो आपके पास में जो आपका आंसर आता है एक्स वाई जेड की वैल्यूज आती है वो क्या आती है, जीरो के बराबर में आती है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब x y और z की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, समझ में आया। मैंने आपको बताया था कि आपका जो क्वेश्चन है अगर आप उसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करो या रैंक मेथड से सॉल्व करो, आपको जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। हम एक काम करते हैं कि जो हमारे पास में ये एग्जांपल है इसको हम रैंक मेथड से भी सॉल्व कर देख लेते हैं, ठीक है, कि उससे हमारे पास में हमारा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, हो गई हमारे पास मेथड 1, ये है हमारे पास में मेथड 2, यहाँ पर लिख भी लेते हैं दिस इज मेथड 1 एंड मेथड 2। नाउ हमें क्या करना है, ये रहा हमारे पास में फॉर्म, तो इससे हम क्या करते हैं, ये वाला जो हमारे पास में मैट्रिक्स ए है, ए क्या है हमारे पास में, देखो 2 3 -1 1 -1 -2 3 1 और 3, इसे हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है एशेलॉन फॉर्म में और फिर उसकी रैंक को फाइंड करना है। एशेलॉन फॉर्म में हम कैसे रिड्यूस करते हैं, एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए ये वाला जो एलिमेंट होता है इसके नीचे वाले को हम जीरो करते हैं, ठीक है, देन ये वाला जो एलिमेंट होता है इसके नीचे वाले को जीरो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम चाहो तो इसको 1 कर सकते हैं देन जीरो कर सकते हैं, बट अगर नहीं भी इसको 1 करेंगे तो भी जो हमारा आंसर आएगा वो बराबर ही आएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको यहाँ पर जीरो करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक चीज और देखो, यहाँ पर हमारे पास में 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा हमारा जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसके रो को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम R2 और R1 को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 -1 -2 2 3 -1 3 1 और 3 ना। चलिए अब रो ऑपरेशंस को लगाते हैं, रो ऑपरेशंस को लगाएंगे तो यहाँ पर हमें जीरो करना है, ये टाइम में हमारे पास में R2 में है तो R2 और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके नीचे वाले को जीरो करना है तो R1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये R1 नो +2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा -2, देन R3 को भी हमें जीरो करना है, इसको जीरो करना है तो यहाँ पर हम R3 लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, R1 के रिस्पेक्ट में, +3 है तो माइनस का चाहिए जाएगा। ठीक है, अब एशेलॉन फॉर्म हम कैसे रिड्यूस करते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, अब इसको करने के बाद हमारे पास में हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, R1 हमारे पास में एज इट इज रहेगा, देन R2 में हमको क्या करना है, ये हमारे पास में क्या है, R2 2 है -2 और R1 1 है तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, देन यहाँ पर 3 है तो 3 -2 और ये क्या है -1 है तो -2 -1 क्या हो जाएगा +2, तो +2 और 3 ये क्या हो जाएगा 5। देन अब यहाँ पर क्या हमारे पास में -1 है, देन -2 और -2 कितना हो जाएगा +4, देन +4 और -1 +4 -4 कितना हो जाएगा -3, सॉरी +3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर -1 और यहाँ पर +4 है तो ये क्या आएगा 3 आएगा ना। अब इसको सॉल्व करें तो R3 हमारे पास में क्या है 3 -3 R1 1 है तो 3 3 हो जाएगा 0, देन यहाँ पर ये क्या है 1 -3 और यहाँ पर -1, ये देखो 1 -3 और -1 तो 1 +3 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 ना। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करना है तो ये 3 -3, देखो यहाँ पर 3 -3 और R2 1 क्या हमारे पास में -2 तो 3 और ये +6 ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब हमें क्या करना है, ये वाले को जीरो करना है, ये वाला एलिमेंट को जीरो बनाना है, जीरो कराएंगे, पहले इसको रब कर देते हैं। इकाई में हमारे पास में R3 में है, ठीक है, तो ये R3 इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके नीचे वाले को जीरो करना है तो R2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन +4 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4, देन यहाँ पर क्या 5 है तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करते हैं तो R1 और R2 हमारे पास में एज इट इज रहेंगे, यहाँ पर क्या है, ये देखो 5 × 4 कितना हो जाएगा 20 -4 × 5 कितना हो जाएगा 20, तो +20 -20 0, ये दोनों हमारे पास में यहाँ पर 0 आ गया ना। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है 5 × 9 -4 R2 क्या है हमारे पास में 3, तो 9 5 is 45 -12 45 -12 कितना होगा 5 - 2 is 3 and 4 - 1 is 3, तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास में 33। ठीक है, क्लियर है, ये हमारे पास में एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। अब हमें क्या करना है, रैंक को फाइंड करना है। रैंक क्या होती है, रैंक होती है हमारे पास में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यहाँ पर नॉन जीरो रोज कितनी हमारे पास है 1 2 एंड 3 नॉन जीरो रोज है तो रैंक कितनी होगी 3 होगी, रैंक भी लिख लेते हैं
यहाँ पर हमारे पास में देखो रैंक कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है ना। रैंक की वैल्यू मतलब r की वैल्यू होती है, हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है। n हमारे पास में कितना होगा, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, वो कितना है यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स में कितना आ रहा है, 3 आ रहे हैं, मतलब r इज इक्वल्स टू n, इन दोनों की वैल्यू बराबर में आ रही है। और जब r इक्वल्स टू n होता है तो हमारे पास सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन, अब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो अभी मैंने आपको बताया यूनिक सॉल्यूशन होते हैं मतलब हमारे पास में x y z तीनों की वैल्यू क्या होती है, 0 आती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो हमने इसको एक मेथड से सॉल्व करा तो भी हमारे पास में आंसर सेम आ रहा है, डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करा तो भी हमारे पास में आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी हम इसको करके दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, इसके अगर हम इक्वेशंस बनाएंगे तो इक्वेशंस क्या बनेगी, देखो यहाँ पर x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 0, यहाँ से बनाएंगे ना इक्वेशंस को हम। तो ये देखो इस पर हम ये वाले मैट्रिक्स को रख देंगे, यहाँ पर x y z और यहाँ पर 0 0। तो यहाँ से अगर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 0। देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 5y प्लस 3z इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज 33z इक्वल्स टू 0। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में z की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक। अब 0 की यहाँ पर हम z की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये 0 हो जाएगा। देन 5y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारे पास में y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। देन अब y की वैल्यू 0 रखेंगे, z की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो अगेन x की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर इसको वेरीफाई कर भी बता दिया कि हमारे पास में एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 क्यों आ रही है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास में एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 क्यों हो रही है, ठीक है। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पर हमने दोनों मेथड से इसको सॉल्व करके देख लिया, मेथड 1 से भी और मेथड 2 से भी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व 4x प्लस 2y plus z plus 3u equals to 0. 6x plus 3y plus 4z plus 7u equals to 0. 2x plus y plus u equals to 0. ठीक है। अभी हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास ये तीन इक्वेशंस दे रखी है, अब इसको हमें सॉल्व कर कर x y z की वैल्यूज को फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जनरल फॉर्म जो होता है उसको लिख लेते हैं। ए की वैल्यू को लिखेंगे, ए क्या होता है हमारे पास में 4, ठीक है। कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे 2 1 एंड 3, देन 6 3 4 7 2 1। अब यहाँ पर हमारे पास में देखो u है, z है ही नहीं, z नहीं है मतलब क्या होगा 0, देन u इज 1। नाउ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x y z और u। यहाँ पर हमारे पास में चार वेरिएबल्स है x y z एंड u इक्वल्स टू 0 0 0। नाउ देखो ये हमारे पास में 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, मतलब ये हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हमें क्या करना होगा, इसको रैंक मेथड से सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन हम इसकी रैंक को फाइंड करते हैं। फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस 2 को हम इस 4 के साथ में मतलब R3 और R1 को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास में 2 है, यहाँ पर हमारे पास में 4 है। अगर हमारे पास में जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर ये हमारे पास में छोटा होगा तो हमें सोल्व करना इजी होगा, तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो R1 को R3 के साथ में इंटरचेंज करते हैं, 3 हो जाएगा 2 1 0 1 6 3 4 7 4 2 1 एंड 3, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको इन दोनों को हमें 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बनाएंगे, R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे, क्या करेंगे R2 और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके नीचे वाले को 0 कर रहे हैं तो R1 के रिस्पेक्ट में। देन यहाँ पे क्या प्लस 6 है तो माइनस का 6 और यहाँ पर 2 है तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इसको हम 2 के साथ में डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो यहाँ पर लिख लेते हैं R2 हमारे पास में क्या हो जाएगा R2 माइनस 3 R1। देन अब R3 को भी हमें 0 करना है तो इस पर भी ऑपरेशन लगा लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में R3 और R1। देन यहाँ पर क्या प्लस 4 है तो माइनस का 4 और 2 एज इट इज आ जाएगा। अगेन इसको भी हम 2 के साथ में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा R3 हमारे पास में
R3 माइनस 2 R1, ठीक है। ना अभी हमारे पास में R2 और ये R3 है, इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो R1 तो हमारे पास में एज इट इज रहेगा, देन R2 पर ऑपरेशन लगाना है ये। R2 देखो हमारे पास में क्या है 6 माइनस 3 और 3 2 का कितना हो जाएगा 6, तो 6 माइनस 6 0, देन ये क्या है 3, 3 माइनस 3 ये क्या है 1, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, देन ये 4 है माइनस यहाँ पर 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4, देन ये क्या है 7, 7 माइनस 3 ये 1 है, तो 7 माइनस 3 कितना होगा 4, ठीक है। देन अब R3 के लिए सॉल्व करते हैं, तो R3 यहाँ पर क्या है 4 माइनस 2 और ये क्या है 2, तो माइनस 2 इंटू 2 कितना होगा माइनस का 4, माइनस 4 प्लस 4 इज 0, देन यहाँ पर क्या है 2, 2 माइनस 2 ये क्या 1, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, देन ये क्या है 1, R1 हमारे पास में 0, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, देन यहाँ पर 3 माइनस 2 ये क्या 1, 3 माइनस 2 कितना होगा अगेन 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो जो हमारे पास में ये R2 है इसको हम एक काम करते हैं 4 के साथ में डिवाइड कर देते हैं, 4 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे R2 को डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखो 2 1 0 1 0 0 1 1 एंड 0 0 1 1, ठीक है। अब ना इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें इसको 0 बनाना है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम इसके साथ में क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये क्या हमारे पास में R3 है, तो हम क्या करते हैं R3 को माइनस कर देते हैं R2 के साथ में, अब इसको R3 माइनस R2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 एंड 0, ठीक है। ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ना कि 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो अब ये हमारे पास में एशेलन फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। अब हमें क्या करना है इसकी रैंक को फाइंड करना है, रैंक कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज वो कितनी है ये 1 एंड दिस इज 2, तो यहाँ पर हमारे पास में 2 नॉन जीरो रोज है, तो लिख लेता है रैंक कितनी हो गई हमारे पास में यहाँ पर 2 हो गई। अब रैंक 2 हो गई, हमें अननोन वेरिएबल्स पे देखना है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स हमारे पास में कितना है 4 है, तो मतलब n हमारे पास में कितना है 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो r है वो छोटा है n से, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास में क्या होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, therefore equation have many solutions, many solutions होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं चलो उसको देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास में एक हमने इसको रिड्यूस कर दिया, तो ये आ गया, इसको पहले लिख लेता है, ये 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 एंड 0, x y z एंड u, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 0 एंड 0 ना। अब हम इसको वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इक्वेशंस बनानी होगी, तभी हम इसकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या करना है चारों की वैल्यूज को फाइंड करना है, चलिए फाइंड करते हैं, पहले इक्वेशन बना लेते हैं, फिर हम सभी रो को इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस y, ये 0 है तो ये 0 z हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ हम u लिख सकते हैं, देन इक्वल्स टू 0, यहाँ पर दोनों x और y हमारे पास में क्या हो जाएंगे 0 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में z प्लस u इक्वल्स टू 0, देन अब यहाँ पर ये हमारे पास में रो क्या है 0 की है, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे पास में कितनी इक्वेशंस बन रही है 2 इक्वेशंस बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में इक्वेशंस कितनी है 2 है, और वेरिएबल्स कितना है 4 वेरिएबल्स है, तो जब भी हमारे पास में इस टाइप की कंडीशंस होती हैं तब हम क्या करते हैं हम कुछ पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं। अब वो कैसे कंसीडर करते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास में 4 वेरिएबल्स है और 2 इक्वेशंस है, तो 2 इक्वेशंस के लिए तो हमारे पास में आ जाएंगे, 2 वेरिएबल्स के लिए 2 वेरिएबल्स बचेंगे, इसलिए हमें क्या करना होगा 2 वेरिएबल्स को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर देखते हैं अगर हमारे पास में 3 अगर इक्वेशंस होती है और 4 वेरिएबल्स होते हैं, 4 वेरिएबल्स होते हैं 3 इक्वेशन हटा लेते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं एक वेरिएबल को कंसीडर करते हैं। अब वैसे ही हमारे पास में यहाँ पर क्या है 4 वेरिएबल्स है 2 इक्वेशंस है, तो हम क्या करेंगे 2 वेरिएबल्स लेंगे। अब 2 वेरिएबल्स हम कैसे लेंगे वो देखते हैं, चलिए हम देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास में दोनों इक्वेशन में u क्या है, u वाला वेरिएबल कॉमन है, तो हम ऐसे इक्वेशंस बनाते हैं जिसमें हमारे पास में u के टर्म्स हो, तो यहाँ से अगर हम बनाते हैं तो एक काम करते हैं यहाँ से हम y को ले लेते हैं, ठीक है। तो y को हम लेंगे तो माइनस u उधर हो जाएगा और 2x को भी उधर ले जाएगा, तो माइनस 2x होगा यहाँ पर, माइनस 2x माइनस u, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लेंगे तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा z इक्वल्स
प्लस टू माइनस यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो y में भी हमारे पास में u आ रहा है और यहाँ पर z में भी हमारे पास में क्या आ रहा है, u आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर हम x की और u इन दोनों की वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के लिए हम पैरामीटर्स को ले लेते हैं। तो कंसीडर लेट x इज इक्वल्स टू को हम t1 ले लेते हैं और u को हम ले लेते हैं t2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x और u की वैल्यूज को ले लिया। तो y हम निकालेंगे तो y हम क्या हो जाएगा, -2t1 माइनस t2, ठीक है। x और u की वैल्यूज को हमने यहाँ पर रख दिया। और z को भी लेंगे तो z हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस का t2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में ये x हो गया, देन ये y हो गया, ये z हो गया और ये u हो गया। अभी जो चारों वेरिएबल्स है, चारों वेरिएबल्स हमारे पास में t1 और t2 पर डिपेंड कर रहे हैं। तो जब भी हम t1 और t2 की वैल्यूज कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में x, y और z, u और सबकी वैल्यूज भी चेंज होगी, ठीक है। मतलब कि हमारे पास में डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t1 t2 के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आएंगे। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हमें इसके, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। t1 और t2 की कोई सी भी आप एक वैल्यूज को लो और उन वैल्यूज को यहाँ पर इक्वेशंस में रखो तो आपको जो आंसर आएगा वो 0 के बराबर में आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास में ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई हमारे पास में u की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू और ये हो गई हमारे पास में z की वैल्यू, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 6y माइनस 5z इक्वल्स टू 0। ये तीनों में हमारे पास हमारे इसमें क्या है, 0 है, मतलब क्या, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ना इनको सॉल्व करना है, x y z की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा जनरल फॉर्म होता है उसमें इसको लिखेंगे। e की वैल्यू क्या होगी, इनके कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 1 एंड 1, सॉरी यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 है, ये 1 है, ये माइनस का 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 6 है और ये माइनस का 5 है। नाउ x क्या है हमारे पास में, x y एंड z, और ये हमारे पास में क्या है, 0 0 एंड 0। नाउ क्या, देखो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, मतलब ये क्या है हमारे पास में, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर 1 लेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये -5 और ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10 एंड 6 into 1 इज माइनस का 6, देन माइनस का 1, देन इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 into 1 इज माइनस का 5 एंड 3 into 1 इज माइनस का 3, देन -1, इसको और देन हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 6 into 1 कितना हो जाएगा, 6 एंड 3 2 is 6, -6 और वहां पर साइन क्या है, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा हमारे पास में, देखो 10 - 6 is 4 एंड -5 - 3 कितना होता है, माइनस का 8, -8 into -1 is प्लस का 8, then 6 plus 6 is 12 and -1 that is माइनस का 12। ये क्या हो जाएगा, प्लस का 12 माइनस का 12, आंसर क्या आ रहा है हमारे पास में, 0। अब डिटरमिनेंट हमारे पास में 0 आ रहा है। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पर हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 के बराबर में आ रही है, मतलब यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इस इक्वेशंस के पॉसिबल हो सकता है। देयरफॉर इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशंस। अगर आप चाहो तो इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रैंक से भी फाइंड कर सकते हो, बट यहाँ पर हमारे पास में ये क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो हम इसको डिटरमिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास में दो मेथड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारे पास में क्या आ रहा है, मैनी सॉल्यूशंस ही आ रहे हैं। अगर आप उस मेथड से भी सॉल्व करोगे तो भी आपके पास में क्या आएगा, मैनी सॉल्यूशंस ही आएगा। नाउ अब हमें क्या करना है, इसकी एक्स वाई और जेड की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो चलिए उसको फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करना होगा, ये हमारे पास में जो तीनों इक्वेशंस है, हम क्या करेंगे, इस तीनों इक्वेशंस में किसी भी एक पैरामीटर, हमको यहाँ पर पैरामीटर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हम पैरामीटर कैसे लें, किसी भी एक वेरिएबल्स को हम
कोई से भी पैरामीटर के अलाउंग कंसीडर कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर हम z को ले लेते हैं, ठीक है, लेट z इक्वल्स टू t, z को हम t मान लेते हैं। अब z को हम t लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन में हम z की वैल्यू को रखना है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस t इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, z की वैल्यू को रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2y प्लस t इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक काम करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर माइनस प्लस एंड माइनस, तो ये हमारे पास में देखो x हमारे पास में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3y और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2t। तो एक काम करते हैं, इसको हम इधर साइड ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 2t। तो यहाँ से हमारे पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2t अपॉन 3, ठीक है। तो ये हमारे पास में z की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास में y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, z और y दोनों की वैल्यूज को ये वाली इक्वेशन में रख देते, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगी x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में देखो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0, x y क्या है हमारे पास में 2t अपॉन 3 माइनस z क्या है हमारे पास में t इक्वल्स टू 0। इन तीनों को हम उधर साइड लेते हैं, ये माइनस का 2t अपॉन 3 प्लस का t, एलसीएम लेंगे तो ये 3 माइनस 2t प्लस 3t, नो माइनस 2t प्लस 3t कितना होगा प्लस का t, x क्या हो जाएगा हमारे पास में t अपॉन 3, ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। जो तीनों वेरिएबल्स हमारे पास में x y z, ये तीनों ही वेरिएबल्स हमारे पास में किसी पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज t। अब हमारे पास में यहाँ पर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t हमारे पास में x y और z तीनों की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी हमें, ठीक है, क्लियर है। आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, कोई सी भी एक वैल्यू को रख लो, देखो यहाँ पे काम करते हैं, रखकर भी देख लेते हैं। z की वैल्यू सपोज हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम t को हम 1 लेकर देखते हैं, तो 1 लेकर देखेंगे तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा t, तो हमारे पास में z की वैल्यू तो हो जाएगी 1, ठीक है, z हमारे पास में हो जाएगा 1, y हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये 1 होगा तो ये 2/3 हो जाएगा, x हमारे पास में कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास हम इन तीनों वैल्यूज को अगर इसमें रखेंगे तो x हमारे पास क्या है 1/3, 1/3 प्लस 2/3 कितना होता है 1 होता है, ठीक है, और ये हमारे पास z है तो ये -1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, ये 0 के बराबर में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको वेरीफाई भी कर देख लिया। तो ये हमने यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास में कभी भी ऐसा होता है जब हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर में आती है, तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी एक पैरामीटर यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। कंसीडर करने के बाद में हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज को लेंगे, फिर हमारे पास जितने वेरिएबल्स होंगे उसको हम जो भी हम पैरामीटर कंसीडर कर रहे हैं उसके टर्म्स में उसको बनाएंगे, देन वहां से हम क्या करेंगे, इन तीनों की हमारे पास वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। अब चाहो तो इसको एक बार वेरीफाई कर भी देख लेना, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा यहाँ पर आपको, ये इसको भी नोट डाउन कर लो। चलिए नाउ एक लास्ट एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं। For what value of lambda the following equation possesses a non-trivial solution. 3x plus y minus lambda z equals to 0. 4x minus 2y minus 3z equals to 0. 2 lambda x plus 4y minus lambda z equals to 0. Now, अब यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन में क्या है, तीन इक्वेशंस दे रखी है, अब तीनों इक्वेशंस में आरएचएस में क्या है 0 है, मतलब क्या है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। नाउ यहाँ पर हमें क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा द फॉलोइंग इक्वेशंस पोजेस अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। मतलब यहाँ पर देखो इक्वेशंस में हमारे पास में ये लैम्डा, ये रहा और ये रहा। यहाँ पर हमें क्या करना है, लैम्डा की कैसी वैल्यूज को फाइंड करना है जिसके लिए जो हमारे पास में इक्वेशंस हैं ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देती हो। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ये मैंने अभी आपको बताया, हमने इसका चार्ट समझा था होमोजेनियस सिस्टम का, उसमें क्या था नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आते हैं, जब हमारी जो इक्वेशंस होती है वो क्या देती है मैनी सॉल्यूशंस हमें देती है, तब वो होता है हमारे पास में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। चलिए अब इसको देखते हैं कि हम इसके लैम्डा की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम जो हमारा जनरल फॉर्म होता है उसमें इसको लिख लेते हैं, ए की वैल्यू लिखेंगे 3 1 माइनस लैम्डा, 4 माइनस 2 माइनस 3, 2 लैम्डा 4 एंड लैम्डा, ठीक है।
वेरिएबल्स हमारे पास में क्या है, 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, और ये होगा हमारे पास में 0 0 0। अब यहाँ पर देखो तो ये हमारे पास में क्या है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है मतलब ये हमारे पास में डिटरमिनेंट से सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पर हमें बोला क्या है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। डिटरमिनेंट से सॉल्व करने पर अगर हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है तो हमारे पास में डिटरमिनेंट क्या होता है, इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है तब क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होता है, मतलब मेनी सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, सॉरी क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इसलिए हमारे पास डिटरमिनेंट कितना आएगा, 0 के बराबर में आएगा। तो ठीक है, हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा हमारे पास में 3, देन इसको और इसको ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 लैम्डा, देन 4 3 is 12, माइनस का 12 और माइनस साइन ऑलरेडी होता है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 12, देन -1, इसको और इसको ऐड करेंगे तो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 लैम्डा, और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 2 is 6 एंड -6 लैम्डा, और माइनस साइन होता है ऑलरेडी होता है तो +6 लैम्डा, देन माइनस लैम्डा, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 4 4 is 16 एंड दिस इज -4 लैम्डा एंड दिस इज +4 लैम्डा, माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 is -6 एंड 3 into 12 is +36। यहाँ पर देखो 6 और 4 कितना होता है 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 लैम्डा, 10 लैम्डा या माइनस साइन है तो ये -10 लैम्डा। देन यहाँ पर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -16 का लैम्डा एंड दिस इज -4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। नाउ इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, ठीक कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने इसको देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पर हमारे पास में लैम्डा भी, तो ये क्या हो जाएगा -6 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्या करते हैं, इसको और इसको ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा -16 लैम्डा और -10 लैम्डा इज माइनस का 16 लैम्डा एंड -16 लैम्डा एंड -16 लैम्डा कितना हो जाएगा -32 लैम्डा, तो ये हो जाएगा -32 लैम्डा प्लस 36 एंड -4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तब यहाँ पर हमारे पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर ले तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक काम करते हैं, जो हमारे पास में टर्म्स है उसको हम उस साइड ले जाते हैं, तो ये क्या होगा, देखो इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 लैम्डा स्क्वायर, देन इसको हम इधर साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा +32 लैम्डा, देन इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -36। ठीक है, इक्वल्स टू 0। नाउ अभी हमारे पास में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या बचेगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 लैम्डा -9 इक्वल्स टू 0। नाउ अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में लैम्डा स्क्वायर, 8 लैम्डा को हम किस तरह से इसको ब्रेक करेंगे, इसको हम एक काम करते हैं +9 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा -9। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, 9 लैम्डा माइनस लैम्डा कितना हो जाएगा 8 लैम्डा। ना यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों में से हम लैम्डा को कॉमन में लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा लैम्डा +9, यहाँ से हम -9 को कॉमन लेते हैं तो ये क्या बचेगा लैम्डा +9। यहाँ से अब हम क्या करते हैं लैम्डा +9 को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा +9, और ये क्या बचेगा हमारे पास में लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में लैम्डा +9 इक्वल्स टू 0 एंड लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है -9 और लैम्डा की यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में लैम्डा की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है -9 और एक आ रही है 1। ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पर देखो हमने क्या करा, जो हमारे पास में इक्वेशन थी उसको हमने जनरल फॉर्म से पहले लिखा, ये हमारे पास में क्या आ रहा था स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा था, डिटरमिनेंट के लिए सॉल्व करा, तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या था नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है मैनी सॉल्यूशन, तो मैनी सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में कंडीशन कब होती है डिटरमिनेंट के लिए जब इक्वल्स टू 0 होता है। हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करा, इक्वल्स टू 0 करा, वहां से हमें लैम्डा की दो वैल्यूज मिल गई। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, इसको भी नोट डाउन कर लो।
नाउ तो आज की वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सेकंड टाइप दैट इज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को स्टडी करा है और उसके बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।